Hello everyone, this is Prem Surani coming up with the next round of our quiz section, and in this section we are going to learn about these topics, that is Munda Revolt, Munda Rebellion, Kaisar-e-Hind Butterfly, then SITMAX and Commission for Air Quality Management, and इस तरह के जो भी important topic हैं वो हम quiz and quiz format में solve करने वाले हैं, देखने वाले हैं, right? अगर ये क्विज़ आपको पूरी देखनी है तो फोरम आईएएस के ब्लॉग पे जाके आप 10 PM क्विज़ को देख सकते हैं, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही उठा के उनको डिस्कस करते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद रेफरेंस टू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, करेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? द फर्स्ट इज इट इंक्लूड्स मेंबर्स फ्रॉम बोथ इसरो एंड नीति आयोग, नंबर 1। नंबर 2, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट its order will prevail over the orders of the respective state governments, and the third says all appeals against this commission lies with Supreme Court। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बना था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके लिए अभी बिल भी आया 2021 में। इसमें जो मेंबर्स होते हैं उसमें चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखना, चेयरमैन प्लस जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनका जो पीरियड होता है 3 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ द एज जो है, ये इनकी टर्म होती है, ठीक है, जो भी पहले ख़त्म होता है 3 साल या फिर 70 इयर्स। इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं, ये तो है जो फुल टाइम इसके मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं उसमें आपके नंबर 1 CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देन आप इसमें इसरो, एंड देन इसमें नीति आयोग। इसके जो मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो स्टेटमेंट 1 सेज द मेंबर्स फ्रॉम इसरो एंड नीति आयोग, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा इसमें ध्यान रखना कि ये बनाया क्यों गया था। दिस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाज मेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सिचुएशंस, स्पेशली जब आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली या NCR रीजन में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे इनको काम करना होता है, इस कमीशन को काम करना होता है। अब जो NCR में स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा, फॉर एग्जांपल यूपी, फॉर एग्जांपल दिल्ली, तो इन स्टेट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर इस कमीशन के अगर ऑर्डर्स प्रिवेल नहीं करेंगे तो इस बॉडी को बनाने का मतलब क्या था। तो इट मीन्स कि जो इसके ऑर्डर्स होंगे, स्पेशली इन द मेजर्स स्पेशली टू कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन इन दिस NCR रीजन, ये बॉडी बनाई गई थी। तो डेफिनेटली इसके जो ऑर्डर्स हैं वो प्रिवेल करने वाले हैं ऑन दीज, स्पेशली दीज स्टेट्स, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो। सो स्टेटमेंट 2 इज इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्डर्स, तो किसके प्रिवेल करेंगे? ऑब्वियसली ऑर्डर्स ऑफ दिस कमीशन विल डेफिनेटली प्रिवेल, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ वी कम टू द थर्ड। अब देखिए जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, स्पेशली इस हम बात करें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, जो ये बॉडी बनाई गई है, कमीशन बनाया गया है, इसके अगेंस्ट अगर आपको कोई अपील करनी है तो फॉर दैट यू हैव टू गो टू द NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, नॉट इन सुप्रीम कोर्ट, NGT में आपको जाना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट द सुप्रीम कोर्ट, दैट शुड बी NGT। तो 1 and 2 आपका हो जाएगा आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एयर क्वालिटी कमीशन है, मैनेजमेंट फॉर एयर क्वालिटी कमीशन, ये जो है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस पे बनाया गया, और वहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी एक बनाई गई थी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो एक्टिवेट कर देती है, ये वाली बॉडी जो है उसको प्रिसाइड करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बॉडी, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एरिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो द सेकंड क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू द मुंडा एंड द मुंडा रिबेलियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। अब जो मुंडा रिबेलियन है उसके बारे में आपसे 2 स्टेटमेंट इन्होंने बता रखे हैं। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 एंड बिरसा मुंडा वाज आल्सो नोन एज धरती अब्बा, ठीक है। तो इसमें से कौन से करेक्ट हैं एंड कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मूवमेंट आया था इसका टाइम पीरियड था लगभग 1874, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे मुंडास रहते हैं, ट्राइबल, स्पेशली दिस छोटा नागपुर रीजन, यहाँ पे पहले एक सिस्टम चलता था, लैंड सिस्टम, दैट वाज खूंटकारी।
खूंटकारी सिस्टम। तो इसमें क्या होता था कि फॉर एग्जांपल जो मुंडा ट्राइब के जो लोग हैं वो कुछ फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने मिलकर वो फॉरेस्ट क्लियर किया, उस लैंड पे कल्टीवेशन के लिए उस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग द मेंबर्स ऑफ दीज मुंडास। तो ये था खूंटकारी सिस्टम। अब जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ चुके थे, तो उन्होंने ये सिस्टम हटा के यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जमींदारी सिस्टम, ठीक है। इस तरह के जो सिस्टम थे इनके पास, तो वो सिस्टम जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ तो जो मुंडास थे उनका ये जो पहले का सिस्टम था ये हटा दिया गया। इसकी वजह से मुंडास जो थे वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और ये मूवमेंट जो है लीड करते हैं आपके बिरसा मुंडा। एंड इसी मुंडा रिबेलियन का दूसरा नाम उलगुलन मूवमेंट भी है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उलगुलन मूवमेंट, ठीक है। और इन्हीं बिरसा मुंडा को जाना जाता था धरती अब्बा के नाम से। तो ये सारा है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये टेनेंसी एक्ट है ये बहुत बाद में आता है, लेकिन ये जो चीज़ है जो टेनेंसी एक्ट है ये इस रिबेलियन जो ये आपका मुंडा रिबेलियन हुआ था इसके बाद ही ब्रिटिश जो लोग थे उनको रियलाइज हुआ कि हमें ये जमींदारी की बजाय हमें यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम लाना होगा। एंड फाइनली दैट वाज जो क्लाइमैक्स पे पहुंचे वो लोग, तो ये बाद में एक्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिबेलियन ओनली। तो इस एक्ट के कारण रिबेलियन नहीं हुआ था, ये मूवमेंट नहीं हुआ था। तो ये स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट सेकंड इज ट्रू, द आंसर वुड बी 2 ओनली, राइट। तो ये था आपका उलगुलन मूवमेंट या फिर मुंडा रिवोल्ट, राइट। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, दैट इज सिट मैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये किन किन के बीच में होती है, तो ऐसा थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज आपको जाननी चाहिए। सो ये जो है आपका थाईलैंड, इंडिया एंड सिंगापुर, सिट मैक्स सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, सिट मैक्स, ठीक है। एंड मैरीटाइम है तो ध्यान रखना M फॉर मैरीटाइम से। तो नेवीज जो है इन तीनों कंट्रीज की वो इंटर ऑपरेबल बन सके, जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेट कर पाएं, दैट इज द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो ये इन तीनों के बीच में होती है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विद रेफरेंस टू सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। द फर्स्ट सेज इट एम्स एट प्रिवेंशन, control and abatement of environmental pollution in river, number 1. Number 2 says it is launched by Ministry of जल शक्ति, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको बताना है। तो ध्यान रखिए आपको उस क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा सफाई मित्र, ऐसे लोग जो सफाई से जुड़े हुए हैं, क्लीनिंग से जुड़े हुए हैं, दे आर सफाई मित्रास। सुरक्षा चैलेंज, तो उनकी सुरक्षा करना है, ना कि कोई रिवर की। तो बाय सीइंग दिस ओनली यू कैन से इट इज नॉट अबाउट द रिवर क्लीनिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट जो है सही होगा, दैट इज जो आपके सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो भी क्लीनिंग के काम में जुटे हुए हैं, वो जो मैनुअल कई बार सफाई करते हैं वो उनकी हेल्थ के लिए खतरा नहीं बने, दैट वाज द इनिशिएटिव, दैट इज सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का ये एम था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है, इट इज नॉट द करेक्ट वन। द सेकंड वन वाज इट वाज आल्सो नॉट लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये जो इनिशिएटिव है वो आपका अर्बन मिनिस्ट्री जो है, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, उसका इनिशिएटिव है। एंड एम मैंने आपको बता दिया क्या है, जो भी सफाई मित्र हैं, जो भी सफाई से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, उनकी हेल्थ को सुरक्षित रखना, उनको नुकसान नहीं पहुंचे, दैट इज द एम। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट करेक्ट, दैट इज नीदर 1 and 2 would be the answer, right? Coming to the next question, that is ये हमने कल भी डिस्कस किया था लेकिन वापस डिस्कस कर लेते हैं। केसर-ए-हिंद एक आपकी बटरफ्लाई है, अरुणाचल प्रदेश में इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। उसमें आपसे पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस बटरफ्लाई केसर-ए-हिंद, राइट। द स्पीसी इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंडेमिक का मतलब होता है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती हैं, दैट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट स्पीसीज, ठीक है। इन दोनों में से आपको बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बटरफ्लाई है दैट इज अ बटरफ्लाई, ठीक है, दैट इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स। ये तो ठीक है, लेकिन काफ़ी और भी देश हैं जैसे भूटान है, जैसे म्यांमार है, जैसे नेपाल है, यहाँ भी ये पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है कि एंडेमिक टू ओनली नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी जगह भी पाई जाती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है दैट इज एंडेमिक टू इंडिया ओनली, नहीं, वो यहाँ भी पाई जाती है ना, जो हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पे। दूसरा, ये जो बटरफ्लाई है ये एग्जिस्ट करती है स्पेशली जो आपके ब्रॉड लीव्स
टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। एंड हाइट होती है अराउंड, जहाँ जिस हाइट पे ये मिलती है दैट इज समवेयर 6000 to 10,000 फीट की हाइट पे ये बटरफ्लाई पाई जाती है। तीसरा इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, दैट इज नॉट द वल्नरेबल स्पीसी, दैट इज नियर थ्रेटेंड स्पीसी है अंडर दिस IUCN के जो आपकी रेड लिस्ट आती है उसमें। और इसी के साथ आपको दो चीज़ें और याद रख सकते हैं आप। एक तो आपने देखा कि ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ साइट्स की, तो साइट्स में अपेंडिक्स 2 में ये आती है, ठीक है, अपेंडिक्स 2 में आती है। एंड साइट्स के ऊपर आपको वीडियो अगर देखना है तो वो मैंने कवर किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा अपेंडिक्स 1, 2, 3 क्या होते हैं साइट्स के। एंड इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो उसमें शेड्यूल 2, टोटल 6 शेड्यूल होते हैं, जिसमें 1 और 2 जो होते हैं उसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है। स्पेशली 1 जो होता है शेड्यूल, उसमें जो भी स्पीसीज मेंशन होती हैं उन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया हुआ होता है। यानी कि अगर आपने कुछ भी किया, स्पेशली पोचिंग या फिर इनसे रिलेटेड कुछ भी हंटिंग वगैरह, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फाइन प्लस जेल टर्म में जाना पड़ सकता है। शेड्यूल 2 जो है उसमें भी जो स्पीशीज मेंशन है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। सो दैट इज़ द अबाउट दिस केसर ए हिंद। तो ये ध्यान रखना आप कि ये किस किस में मेंशन है। नियर थ्रेटन्ड है अंडर दिस IUCN रेड लिस्ट, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंडिकेटर स्पीसी। इंडिकेटर स्पीसी क्या होते हैं? दोज स्पीसीज विच टेल्स यू अबाउट और देयर प्रेजेंस टेल्स यू अबाउट दैट अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज हेल्दी और नॉट। अगर जैसे पॉल्यूशन कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ की जो इंडिकेटर स्पीसी होगी वो गायब हो जाएगी वहाँ से। तो इंडिकेटर स्पीसी कहीं पे है मतलब इकोसिस्टम अभी ठीक है, जैसे ही इंडिकेटर स्पीसी गायब होती है मतलब आपका इकोसिस्टम जो है वो खराब हो रहा है। तो दैट बटरफ्लाई आल्सो वर्क्स एज ए इंडिकेटर स्पीसी। तो ये ध्यान रखना आप इसके बारे में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्विज सेक्शन फॉर टुडे। आई होप आपको इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसे शेयर एंड लाइक कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.